बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम की बात की थी और देखा था कि डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये एग्जांपल है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपको इस प्रॉब्लम का अभी तक सही से अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो आपको लास्ट लेक्चर देखना चाहिए। आज के इस लेक्चर में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे और देखेंगे कि हम जब मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है। और सेकंड हम बात करेंगे कि पैरेंथेसिस का सीक्वेंस कैसे डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ इन दो टॉपिक्स को देखने। तो ये एग्जांपल हमने बिल्कुल लास्ट टाइम सॉल्व की थी। तो हमने बताया था कि हमारे पास एक जो है तो मैट्रिक्स है जिसमें हम अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करते रहते हैं। जैसे जो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम 1 और 2 की जो वैल्यू आ रही थी 120, उसको हमने ये 120 मेंशन कर दिया। फिर 2 और 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के जो वैल्यू नंबर ऑफ स्टेप्स आ रहे थे वो 360 हैं, तो वो हमने एज इट इज़ मेंशन किया। अब जब हम पैरेंथेसिस की बात करते हैं तो पैरेंथेसिस का जो सीक्वेंस होता है या स्प्लिट हम कैसे पैरेंथेसिस को करते हैं, ये वैल्यू ऑफ के पे डिपेंड करते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें 1 और 2, तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो गैप है मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2, तो 1 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली जब हम इसको पैरेंथेसिस और सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं तो हम इस के की जो वैल्यू होती है वो 1 कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाती है M, और एक हम इसके अलावा और मैट्रिक्स बनाते हैं जिसको हम S मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, या कोई भी अपनी मर्ज़ी से आप नाम देते हैं। तो ये जो 1 और 2 मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 120 आ गया। ये तो मैंने अलग से एक मैट्रिक्स में मैं 120 लिख दिया, और यहाँ पे 1 और 2 की जगह ये जो मैंने ये यहाँ पे एज इट इज़ 1 यहाँ पे मेंशन कर दिया। और ये 1 रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे जो के है, जो स्प्लिट के की वैल्यू होगी वो 1 होगी। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 2 मैट्रिक्स हैं, जहाँ पे भी 2 मैट्रिक्स आएंगे तो आपने के की वैल्यू हमेशा 1 कंसीडर करनी है और उस रिस्पेक्टिव सेल में 1 लिखना है। जैसे यहाँ से 2 और 3, यहाँ पे भी 2 ही मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स 2 और एक मैट्रिक्स 3 है, तो यहाँ पे भी के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी तरह 3 और 4 में भी 2 ही मैट्रिक्स हैं तो के की वैल्यू 1 आ जाएगी। और इसी तरह 4 और 5 में भी के की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि आपके पास 2 ही मैट्रिक्स हैं। जब हमारे पास 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स आ जाएंगे, जैसे मैट्रिक्स M1 M2 M3, जैसे यहाँ पे आपके पास 1 से मैट्रिक्स 1 से मैट्रिक्स 3 तक आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उस रिकर्सिव फार्मूला को यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इसमें देखें, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमने इनमें से मिनिमम वैल्यू को पिक करना होता है, और मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 264। और अब यहाँ पे आपने देखना है कि 264 के की किस वैल्यू के ऊपर आपको ये 264 आया है। तो के की वैल्यू कौन सी होती है, ये जो यहाँ पे 2 है, ये 2 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे जब 1 और 3 का जो कॉलम है, ये यहाँ पे आप क्या मेंशन कर देंगे, 2 वैल्यू ऑफ के। जो भी के की वैल्यू होगी वो आपने एज इट इज़ इस टेबल में मेंशन कर देनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 और 3 में ये 2 मेंशन कर दिया। इसी तरह अगर हम 2 और 4 सेल की बात करेंगे तो इसमें भी आपके पास M2 M3 और M4 3 मैट्रिक्स आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह हम उस रिकर्सिव फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे, और यहाँ पे आपके पास मिनिमम रिजल्ट आ रहा है 1320, और ये के की किस वैल्यू पे आ रहा है, 2 पे। तो 2 और 4 की जगह भी हम क्या पुट कर देंगे, ये वैल्यू ऑफ के 2 पुट कर दी। ठीक है जी। इसी तरह हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे और 3 और 5 की वैल्यूज पुट करेंगे, M3 M4 M5। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आपकी आ रही है 1140, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ के क्या है, 4। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, 3 और 5 की जगह यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 4 को पुट कर दिया। इसी तरह हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो 1 और 4 को अगर हमने फिल करना है तो हमारे पास ये 3 मेन पॉसिबल सब प्रॉब्लम्स हैं। इसमें जो सबसे जो है तो मिनिमम कैलकुलेशंस है वो 1080 है। ठीक है, और के की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है। तो 1 और 4 जो सेल है अब बताएंगे उसे। ये नेक्स्ट स्टेप में आ गए 2 और 5 में जो मिनिमम वैल्यू आपको आ रही है वो 1350 है। ठीक है, और के की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो आपने यहाँ पे जो 2 और 5 का ये बॉक्स बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये 2 मेंशन कर दिया। इसी तरह आप नेक्स्ट में मूव करेंगे तो M1 से M5 तक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपके पास ये पॉसिबल सब प्रॉब्लम्स आती हैं, और इनमें से जो मिनिमम रिजल्ट आ रहा है वो 1344 है, और ये किस वैल्यू ऑफ के पे आ रहा है, 2 पे। और 1 और 5 पे फिर आप क्या मेंशन कर देंगे, वैल्यू ऑफ के दैट इज़ 2।
ठीक है। तो ये आपकी फाइनल आउटपुट जो आती है वो बेसिकली इस तरह का आपके पास एक टेबल आ जाएगा, और इस टेबल के बाद आपने फिर इससे पैरेंथेसिस लगानी है। वो कैसे लगानी है वो अभी हम इसको देखते हैं। तो ये हमारा जो एक ऑप्टिमल मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन का जो एक फाइनल स्टेप होता है, हम उस स्टेप में आ गए। तो ये जैसे 1 और 6, जैसे यहाँ पे हम बात करें 1 और 5, ये 1 और 5 है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इसी तरह यहाँ पे ये बताया गया 1 और 6 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, 1 और 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, 4 और 6 की वैल्यू कितनी आ रही है, 5, ठीक है। और ये जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ये सारी वैल्यूज़ वो हैं जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, टेबल के अंदर ये कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, अगर 1 और 6 की वैल्यू 3 आ रही है, इसका मतलब है कि हमने A3 के बाद स्प्लिट करने, ठीक है। मैट्रिक्स 1 से मैट्रिक्स 6 में जाएंगे तो हमने A3 के बाद उनको डिवाइड करना है। तो हमने एक ग्रुप हमारे पास ये बन गया और सेकंड ग्रुप ये बन गया। उसके बाद 1 मैट्रिक्स से 3 मैट्रिक्स तब जाएंगे तो यहाँ पे 1 है, इसका मतलब है A1 के बाद हमने ब्रैकेट्स लगानी है, ठीक है। ये बताता है आपको कि आपने किस मैट्रिक्स के बाद आपने पैरेंथेसिस लगानी है। इसी तरह 4 और 6 की अगर बात करेंगे तो 4 और 6 की तरफ आप जाएंगे तो, और यहाँ पे क्या लिखा है 5, इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स 5 के बाद आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगानी है। इसी तरह 2 से जब आप 3 पे जाएंगे और 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये आपने A2 के बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और फिर आगे मूव करेंगे। और इसी तरह 4 से 5 की बात करें और 4 लिखा हुआ है तो आप, इसका मतलब है कि आपने 4 के बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स लगानी है और उसके बाद आपने आगे मूव करना है। तो उसके बाद आपके पास फाइनल एंड में ये आपके पास जो सीक्वेंस आएगा, ये आपके पास एक ऑप्टिमल सीक्वेंस आ जाता है जो भी। अच्छा जी, अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम इस टेबल को फिल कर रहे हैं, ठीक है। ये इंटायर जो हमारे पास टेबल है, लेकिन इसमें देखें कि हमने बेसिकली हाफ टेबल को यहाँ से फिल किए। तो हमारे पास ये जो बेसिकली नंबर्स हैं, ये पहले 1 है, ठीक है। अगर हम डायगोनल की बात करेंगे फिर हमारे पास नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये 2 है, ठीक है। डायगोनल की बात करेंगे फिर ये हमारे पास ये 3 डिजिट्स आ जाएंगे, फिर हमारे पास ये 4 है। तो इसको अगर हम इसका सीक्वेंस बनाने की कोशिश करें तो ये हमारे पास बनता है n × n+1 डिवाइडेड बाय 2, जिसको अगर हम इन कांस्टेंट जो वैल्यूज़ हैं उनको अगर हम इग्नोर करें तो हमारे पास n² वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर हम ये 0 डायगोनल को जो है तो काउंट नहीं करना चाहते तो हम यहाँ पे प्लस की जगह फिर माइनस लिखेंगे, तो ये हमारे पास n² आ जाएगा। और हम जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, टोटल जितने भी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं उन सब को सॉल्व करते हैं और हम मिनिमम जो है तो जो वैल्यू होती है उसको इस टेबल में फिल कर रहे हैं। तो मैक्सिमम टोटल पास जो सब प्रॉब्लम्स हैं वो कितनी हो सकती हैं, n हो सकती हैं, ठीक है। तो n² मल्टीप्लाई बाय n = n³। तो ये बेसिकली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।